बेअदबी मामले में सुनारिया जेल में 9 घंटे हुई राम रहीम से पूछताछ। एसआईटी ने किए 114 सवाल। 12 नवंबर से पहले हाईकोर्ट में रिपोर्ट सौंपेगी एसआईटी। हिसार में किसानों का धरना जारी। हांसी लघु सचिवालय के सामने पक्के मोर्चे का किया गया ऐलान। प्रशासन के साथ नहीं बनी किसानों की कोई बात। करनाल को सीएम ने दी चीनी मिल की सौगात। किसान आंदोलन पर बोले सीएम, जिद छोड़े किसान, हर समस्या का होगा समाधान। शपथ ग्रहण के बाद अभय चौटाला का बड़ा बयान। अगर किसान फिर से कहें तो दे दूंगा इस्तीफा। दुष्यंत चौटाला ने बताया नॉन सीरियस। 10 दिसंबर से हिमाचल विधानसभा का शीतकालीन सत्र। जयराम कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला। 10 नवंबर से खुलेंगे 3वीं से 7वीं तक के स्कूल। और पलवल में मौत को दावत दे रहा है मेन हॉल। रेलवे रोड पर कई बार हो चुके हैं हादसे। प्रशासन की नहीं टूटी नींद। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बुलेटिन का आगाज राम रहीम की एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। राम रहीम से पूछताछ की एक्सक्लूसिव जानकारी हमारे पास आई है, जिसमें बेअदबी मामले में एसआईटी ने राम रहीम से करीब 9 घंटे तक पूछताछ की है। एसआईटी ने गुरमीत राम रहीम से करीब 114 सवाल किए हैं। कई सवालों का राम रहीम ने जवाब दिया है और कहा यह जा रहा है कि गोलमोल तरीके से यह जवाब दिया गया। 9 घंटे की पूछताछ में राम रहीम ने कुछ नहीं खाया। एसआईटी के सवालों से गुरमीत राम रहीम के पसीने छूटते हुए नजर आए। एसआईटी ने 40 सवालों की लिस्ट तैयार कर रखी थी। जरूरत पड़ने पर कहा यह जा रहा है कि एसआईटी राम रहीम से दोबारा भी पूछताछ कर सकती है। डेरा प्रमुख राम रहीम ने खुद को इस दौरान बेकसूर बताया है। आपको बता दें कि 12 नवंबर से पहले हाईकोर्ट में एसआईटी अपनी रिपोर्ट सौंप देगी। और इस वक्त आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं, राम रहीम से एसआईटी ने पूछताछ की है और इसकी एक्सक्लूसिव जानकारी हमारे पास आई है। बेअदबी मामले में एसआईटी ने राम रहीम से 9 घंटे तक पूछताछ की है। एसआईटी ने गुरमीत राम रहीम से 114 सवाल किए हैं। कई सवालों का जवाब जो है वो गुरमीत राम रहीम गोलमोल देता हुआ नजर आया। इसके साथ ही आपको बता दें कि जब तक ये पूछताछ होती रही, 9 घंटे की पूछताछ के दौरान गुरमीत राम रहीम ने कुछ नहीं खाया और इस दौरान उसके कई बार पसीने छूटते हुए भी नजर आए। आपको बता दें कि एसआईटी की तरफ से 40 सवालों की लिस्ट तैयार की गई थी और कहा यह जा रहा है कि दोबारा जरूरत पड़ने पर एसआईटी राम रहीम से पूछताछ फिर कर सकती है। कितने सवाल होए जी, की उन्हें कोऑपरेट किया? ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਬੜਾ ਘੁਮਾ ਫਿਰਾ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ। ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ? ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ? ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਵੀਲ ਸਬਮਿਟ ਦਾ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਟੂ ਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ। ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਹੀ ਸਪੋਜ਼ਡ ਟੂ ਡੂ ਐਂਡ ਵੀ ਸ਼ੁਡ ਨਾਟ ਡਿਵਲਪ ਦ ਡਿਟੇਲਸ ਟੂ ਦਾ ਮੀਡੀਆ। ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਰਹੀ ਹੈ? ਅਰਾਊਂਡ 10:30 ਇਨ ਦ ਮਾਰਨਿੰਗ ਵੀ ਫਿਨਿਸ਼ ਦ ਜੌਬ ਬਾਈ 6 o'clock ਇਨ ਦ ਈਵਨਿੰਗ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਤੇ ਕੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲਏਗੀ ਉਹਦੇ ਲਈ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਟ ਵਾਸ ਅ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਲੋਡ ਪਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਡ ਹੈਵ ਕੰਟੀਨਿਊ ਟੁਮਾਰੋ ਆਲਸੋ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਅਗਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬਮਿਟ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਅ ਬੈਟਰ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟੈਲ ਦ ਪੀਪਲ ਵਾਟ ਹੈਜ਼ ਹੈਪਨਡ ਓਵਰ देयर ਬਿਕਾਜ਼ ਆਈ ਕਾਂਟ ਡਿਵਲਪ ਦ ਡਿਟੇਲਸ ਐਟ ਦਿਸ ਜੰਕਚਰ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ, ਕੀ ਅੱਜ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵੀ ਪਾਈ ਗਈ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਹਿਜ਼ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਰੈਸਟ ਹਲੇ ਬਾਕੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ 12 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਬਮਿਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸ਼ੁਡ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦ ਕੋਰਟ ਆਰਡਰ। 12 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਨੈਚੁਰਲੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਪਬਲਿਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ, ਐਨੀਬਡੀ ਕੈਨ ਟੇਕ ਇਟ ਫਰਮ देयर ਐਂਡ ਵੀ ਵਿਲ ਨਾਟ ਬੀ ਬਾਉਂਡ ਬਾਈ ਐਨੀ ਓਥ ਆਫ ਸੀਕ੍ਰੇਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ
ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਕੋਰਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਚਲਾਨ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਹਾਊ ਦਾ ਕੋਰਟ टेक्स इट। और इधर बेअदबी मामले में कोई कार्रवाई नहीं होने से बलजीत सिंह दादुवाल ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। राम रहीम से एसआईटी की पूछताछ पर उन्होंने ये कहा है कि हमेशा जांच टीम पर विश्वास किया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। गुरमीत राम रहीम सभी साजिशों में मुख्य साजिश करता है। दादुवाल ने कहा कि अगर चन्नी सरकार ने सही तरीके से कार्रवाई नहीं की तो उन्हें भी बादलों की तरह ही अंजाम भुगतना पड़ेगा। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਵੱਡੇ ਸੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਆ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀਆਂ 'ਚ ਫਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡੇਰੇ ਸਰਸੇ ਤੋਂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਹਨਾ हमेशा ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। और अब बात किसानों की करते हैं। हिसार में किसानों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। हांसी लघु सचिवालय के सामने पक्के मोर्चे का किसानों की तरफ से ऐलान किया गया है। प्रशासन के साथ किसी भी तरीके की कोई बात नहीं बन पाई है, बातचीत हुई लेकिन कोई बात यहां पर बनती हुई नजर नहीं आई है। अब तक नारनौल थाने के बाहर यहां पर आपको बता दें कि धरना प्रदर्शन जारी था। किसानों पर दर्ज केस रद्द करने की मांग यहां पर की जा रही है। इसके साथ ही सांसद रामचंद्र जांगड़ा के खिलाफ भी केस दर्ज करने की मांग पर किसान अड़े हुए हैं। 16 सदस्य टीम जो अंदर गई थी बातचीत के लिए, और 2 हमारी प्रमुख मांगे शुरू से ही प्रमुख मांगे रही हैं। जो एक तो रामचंद्र जांगड़ा और उसके साथियों के खिलाफ में 307 का मुकदमा दर्ज किया जावे। दूसरी जो हमारे साथियों के खिलाफ में 307 के मुकदमे दर्ज करे हैं उनको वापस लिया जाए। अभी भाई हमारे जो है तकरीबन 17 आदमी जो थे कमेटी मेंबर, तो वहाँ गए थे और हमारी मुख्य 3 मांगे थी जिनमें हमारा कोई भी उन्होंने जो है उसको माना नहीं, और तीनों पे कोई जो है सहमति नहीं हुई तो वापिस आ गए। तो किसान लगातार धरना प्रदर्शन की बात कर रहे हैं और अब पक्के मोर्चे का किसानों की तरफ से ऐलान किया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि किसान सांसद रामचंद्र जांगड़ा के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही जो किसानों पर केस दर्ज किए गए हैं, जो नामजद किसान हैं, उनके ऊपर भी जो केस है उन्हें रद्द करने की मांग यहां पर की जा रही है। बातचीत हुई लेकिन बातचीत में किसी तरीके का कोई समाधान होता हुआ नजर नहीं आया। तो किसानों का धरना यहां पर भले ही जारी है लेकिन इस बीच इस धरने पर मुख्यमंत्री का बयान सामने आया है। मुख्यमंत्री की तरफ से यह कहा गया है कि गाड़ियां तोड़ने पर केस दर्ज हुआ है, कानून व्यवस्था का उल्लंघन नहीं होने देगी किसी भी हालत में, और इसकी चेतावनी पहले भी दी गई थी। हिंसा करने वालों के खिलाफ अब सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर की जाएगी। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। साफ हो चुका है कि उन्होंने गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया है, गाड़ियां तोड़ी हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान नेताओं ने वायदा किया था कि वे किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करेंगे। जगह जगह पर जिस प्रकार से गुंडे काम करते हैं, किसी भी आंदोलनकारी को कहीं पर भी कानून को तोड़ने की बात को सहन जो है वो अब नहीं किया जाएगा। ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए एफआईआर हो चुकी है और उनकी ये सिद्ध भी हो गया है कि उन लोगों ने नुकसान पहुंचाया, गाड़ियों को पहुंचाया, अवरोध डाला, और जबकि इनकी ओर से किसानों के नेताओं की ओर से एक पहले वायदा किया गया था कि हम किसी प्रकार की कोई हिंसात्मक गतिविधि नहीं करेंगे, शांतिपूर्वक आंदोलन चलाएंगे। लेकिन जगह जगह पर जिस प्रकार के ये भोंडे काम करते हैं ये उचित नहीं है किसी भी आंदोलनकारी के लिए। लेकिन सरकार कहीं भी कोई कानून को तोड़ने की बात करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। और इधर विधायक पद की शपथ लेने के बाद अभय चौटाला ने एक बड़ा बयान दिया है। अभय चौटाला ने कहा कि अगर किसान मुझे फिर से कहेंगे तो मैं दोबारा से इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। अभय चौटाला के इस बयान पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने उन्हें नॉन सीरियस बताया है।
ये जीत मेरी नहीं है, ये किसानों की जीत है। मैंने 3 कृषि के काले कानूनों के खिलाफ अपना रिजाइन किया था और इलाहाबाद की जनता ने, इलाहाबाद के खेती करने वाले लोगों ने एक बार फिर इस बात पे मोहर लगाई है कि हम कृषि के 3 काले कानून को किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो इस्तीफा मजाक बना लिया। आज के दिन चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर उस सिटीजन के लिए जो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का वोटर है। और कहीं ना कहीं इस तरह की बात करनी ये अपने आप में दर्शाता है, जो मैं आज से नहीं 3 साल से कह रहा हूं कि वो एक नॉन सीरियस पॉलिटिशियन है। करनाल को सीएम मनोहर लाल ने चीनी मिल की सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने 263 करोड़ रुपए की लागत से बनी आधुनिक सहकारी चीनी मिल का उद्घाटन किया। इससे किसानों को एक बड़ा फायदा होगा। वहीं 18 मेगावाट का बिजली उत्पादन प्लांट भी इसके अंदर लगाया गया है, जिससे अब बाहर से बिजली नहीं लेनी पड़ेगी। वहीं किसानों को संबोधित करते हुए सीएम ने यह कहा कि देश में सबसे ज्यादा गन्ने का रेट हरियाणा में है, पंजाब से भी ज्यादा, और आगे जरूरत पड़ी तो इसका रेट और किया जाएगा। वहीं किसानों के आंदोलन में मनोहर लाल ने यह कहा है कि वो अपनी जिद छोड़ दे तो उनकी समस्या का भी हल करने में देर नहीं लगेगी। केंद्र सरकार ने कई बार किसानों को न्योता भी दिया है। इस इलाके के किसानों को बहुत बड़ा लाभ होने वाला है, क्योंकि इस इलाके में जो गन्ना उत्पादन है, पहले 50 लाख जो क्विंटल है वो साल का गन्ना उत्पादन होता था, लेकिन इसकी जो क्रशिंग कैपेसिटी थी हमारी मिल की 35 लाख क्विंटल साल का यही ले पाती थी। शेष जो गन्ना इनको जो आसपास की शुगर मिलें थी वहाँ लेकर के जाना पड़ता था, लेकिन अब इसकी कैपेसिटी 2200 जो हमारा टीसीडी से बढ़ाकर 2200 से बढ़ाकर 3500 टीसीडी कर दिया गया है, जिसकी कैपेसिटी 50 लाख टन 50 लाख क्विंटल ये गन्ना किसान जो है यहाँ डाल सकेंगे। आवश्यकता पड़ने पर इस वर्ष तो हमने पुरानी मिल को भी रखा है, अगर कहीं कोई और गन्ने की यानी आवश्यकता हुई क्रशिंग की तो इस दूसरी मिल को भी इमरजेंसी में चलाया जा सकता है। लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि कोई गन्ना किसी को बाहर की मिल में ले जाना पड़ेगा। किसानों को बहुत बड़ी सुविधा हो गई है। नौकरियों में 75% आरक्षण पर दुष्यंत चौटाला का बयान सामने आया है। डिप्टी सीएम ने फैसले को ऐतिहासिक बताया है। 50,000 की सैलरी की सीमा को घटाकर 30,000 किया गया है। 5 साल से हरियाणा में रहने वाला स्थानीय कर्मचारी हम पोर्टल पर सभी उद्योगों का रजिस्ट्रेशन कर सकता है। नया कोई उद्योग लगेगा तो उसे 2 साल की छूट दी जाएगी। आईटी कंपनियों को भी 2 साल की छूट दी जाएगी। ये कहना है डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का, जिन्होंने हरियाणा में नौकरियों में 75% आरक्षण पर जो है इस फैसले को उन्होंने ऐतिहासिक बताया। इसके साथ ही ये भी कहा है कि 50,000 की सैलरी की सीमा को घटाकर 30,000 किया गया। इसके साथ ही जो स्थानीय कर्मचारी हैं उन्हें जो है 5 साल से जो हरियाणा में रहेंगे उनको इसकी सुविधा मिलेगी। तमाम लोगों को अब हरियाणा उद्यम मेमोरेंडम जो हमारा हम पोर्टल है उसके ऊपर 15 जनवरी तक अपनी तमाम एम्प्लॉयमेंट की डिटेल्स को अपडेट करना पड़ेगा। जब हमने हम पोर्टल बनाया था उस दिन से लेकर आज तक 16,000 के आसपास कंपनीज ने अपना डिटेल हम पोर्टल पर अपलोड करी है। इंडस्ट्री का भी हमारा सर्वे 4 बड़े शहरों के अंदर चल रहा है, इसको भी हम धीरे धीरे पूरे प्रदेश में लागू करने का काम करेंगे। और साथ में अब एक थ्रस्ट के साथ इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेट कर HUM पे रजिस्ट्रेशन साथ की साथ करंट एम्प्लॉयमेंट की और इन फ्यूचर जो नए अवसर आएंगे उसकी भी हम अपलोड करवाने का काम करेंगे।
हरियाणा में खाद की कमी के बीच सियासत भी जारी है। पलवल में कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन कर सरकार को घेरने की पुरजोर तरीके से कोशिश की। पूर्व मंत्री करण दलाल और होडल के पूर्व विधायक उदय भान के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और सरकार पर खाद की कालाबाजारी का आरोप लगाया है। वहीं दूसरी तस्वीर आपको सिरसा की दिखा रहे हैं, जहां पर खाद की किल्लत पर किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। किसानों ने बरनाला रोड पर जाम लगा दिया। खाद नहीं मिलने से किसानों में नाराजगी भी देखी गई। देखिए, यहाँ से चल करके जो खाद केंद्र है अलावलपुर रोड पर, जहाँ ये खाद को बेचने का काम चल रहा है, वहाँ तक हम जा करके इस विरोध प्रदर्शन को लेकर के जाएंगे और सरकार को विवश करेंगे कि वो इस किसानों के साथ जो अत्याचार जानबूझ करके खाद की कमी का किया जा रहा है, इसको फौरन और इधर टोहाना में भी खाद की किल्लत लगातार बरकरार है। किसानों ने सड़क पर उतरकर यहां पर भी प्रदर्शन किया और हिसार चंडीगढ़ रोड को जाम कर दिया। डीएपी खाद नहीं मिलने से किसानों में आक्रोश देखा गया है। किसानों ने रोड जाम से गाड़ियों की यहां पर लंबी लंबी कतारें देखी गई। हालांकि कृषि विभाग और पुलिस के आश्वासन के बाद किसानों ने जाम को खोल दिया। किसानों के मुताबिक गेहूं की बिजाई का समय है, ऐसे में खाद नहीं मिलने से उन्हें नुकसान उठाना पड़ेगा। सरकार को जल्द ही खाद मुहैया करवानी चाहिए ताकि उनकी समस्या का समाधान हो सके। सरकार ने इसकी नाकामी है। पहले कहता था मोदी अच्छे दिन आएंगे, कोई अच्छे दिन नहीं आए। बुरा हाल कर दिया, किसान मतलब सड़कों पर रुला दिए। आप सारे बॉर्डरों पर जाके देख लो, वहाँ सड़कों पर रुला दिए। 1 साल हो गया। ये सरकार की इतनी नाकामी है। किसानों का बुरा हाल है, डीएपी नहीं मिल रहा। जब किसी दुकान पर जाते हैं कि डीएपी नहीं, ये मतलब हम एडीएम साहब को चेताना चाहते हैं। पहले भी कई दफा हम मांग पत्र दे चुके भी जल्दी से जल्दी यहाँ खाद मंगवा दे, नहीं यहाँ पक्का धरना लगाया जाए। और इधर मेवात में गेहूं की बिजाई के लिए किसानों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और इसकी वजह है डीएपी खाद की कमी। सरसों की बिजाई के बाद अब गेहूं की बिजाई में डीएपी खाद की परेशानी बढ़ गई है। घंटों लाइन में लगने के बावजूद भी यहां पर किसानों को निराशा ही हाथ लग रही है। हालांकि पुलिस की मौजूदगी में खाद को बांटा जा रहा है, लेकिन किसानों को जितनी खाद की जरूरत है उसे मुहैया करवाने में अब सरकार नाकाम साबित हुई है। डीएपी खाद लेने के लिए किसान दिन रात लंबी लंबी लाइनों में लगकर अपनी बारी का यहां पर भी इंतजार कर रहे हैं। उसके बावजूद भी उन्हें खाद के एक एक बैग के लिए तरसना पड़ रहा है और ऐसी तस्वीर अब तक हरियाणा के कई जिलों से सामने आ चुकी है। मेरे पास में 10 एकड़ खेत है और जिसमें डीएपी की जरूरत है बहुत ज्यादा, लेकिन डीएपी नहीं मिल रहा। और अब तो इतनी शॉर्टेज आ रही है कि जो सुपर फास्फेट है वो भी नहीं मिल रहा है और यूरिया की भी हमने जरूरत थी, अब यूरिया भी बहुत शॉर्ट हो गया है। एक मुश्किल से 1-2 कट्टा उस पर देते हैं आधार कार्ड से, वो भी लाइन लगकर। यूरिया भी नहीं मिल रहा है और डीएपी तो है ही नहीं, ना सुपर फास्फेट है। पलवल के सबसे व्यस्तम रेलवे रोड इन दिनों मेन हॉल मौत को यहां पर दावत देता हुआ नजर आ रहा है। यहां पर हजारों की भीड़ रोजाना देखने को मिलती है। मेन हॉल से अब तक दर्जनों यहां पर हादसे हो चुके हैं, लेकिन लगता है कि प्रशासन किसी बड़े हादसे का यहां पर इंतजार कर रहा है। ये मेन हॉल काफी गहरा है। कुछ दिन पहले ही इस मेन हॉल में अचानक एक ऑटो रिक्शा का टायर जाने से ऑटो ड्राइवर और सवारियां घायल हो गई थी। ऑटो में बैठी एक छोटी सी बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई थी। इतना ही नहीं, बाइक सवार मेन हॉल का शिकार होते रहते हैं यहाँ पर। इसकी सीसीटीवी फुटेज भी कई बार सामने आ चुकी है। वहीं जन स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ये कहा गया है कि ये समस्या आज ही उनके संज्ञान में आई है। मेन हॉल का जो रिंग टूटा हुआ है, जल्द ही इसको दुरुस्त कर लिया जाएगा। आए दिन यहाँ हादसे होते रहते हैं और यहाँ स्टेशन का आना जाना है पब्लिक का, और यहाँ कभी गाड़ी फंसती है, कभी कोई बालक गिरता है, तो आए दिन हादसे होते रहते हैं। ये काफ़ी दिनों से खुला पड़ा है, ना तो इसकी सफाई हो रही है। दिन भर सड़क पे पानी भरा पड़ा रहता है और रोज़ इसमें कोई ना कोई आदमी गिरते रहते हैं। आज सवेरे एक बाइक वाला गिरा, कल एक टेम्पू वाला गिरा था, परसों 2 गाड़ी वाले फंसे हैं इसमें। कई दिन से इसमें समस्या आ रही है, पर कोई वो ध्यान नहीं दे रहा। इस बार सब अधिकारी यहाँ निकल जाते हैं, देख के सब चले जाते हैं। मुझे इस संज्ञान में ये मामला मेरे सुबह ही आया है और इस बाबत मैंने अपने कर्मचारियों को बोल दिया है, वो जाकर जल्दी से जल्दी इसके ऊपर
उसमें उन्होंने बताया, मैंने उन्हें बोला जाकर कि चेक करो क्या प्रॉब्लम है, तो उन्होंने जाकर चेक किया है और उन्होंने बताया कि इसमें इसका रिंग टूटा हुआ है और रिंग लग जाएगा तो वो ढक्कन उसके ऊपर सेट हो जाएगा। तो वो थोड़ी बहुत देर में रिंग लेके वहां रिंग सेट करा देंगे और ये ओके हो जाएगा। और भी जो इस टाइप की प्रॉब्लम्स हैं हम उसको बोल रहे हैं। और अब खबर हिमाचल से। हिमाचल में पहली कक्षा के छात्र करीब 19 महीने बाद स्कूल आएंगे। जयराम कैबिनेट ने पहली कक्षा से स्कूल खोलने का जो है वो फैसला किया है। सोमवार को शिमला में राज्य सचिवालय में सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई बैठक में तीसरी से 7वीं कक्षा के छात्रों के लिए स्कूल 10 नवंबर से खोलने का फैसला लिया गया है। पहली से दूसरी कक्षा के छात्रों के लिए 15 नवंबर से स्कूल खोलने का फैसला लिया गया है। वहीं पूरी क्षमता के साथ बसों को चलाने का फैसला भी लिया गया है। कैबिनेट बैठक में विधानसभा के शीतकालीन सत्र पर भी मुहर लगी। 10 दिसंबर से धर्मशाला में शीतकालीन सत्र का आगाज होगा जो 15 दिसंबर तक चलेगा। भारतीय जनता पार्टी का जो 2017 के समय स्वर्णिम दृष्टि पत्र के सामने जो है वो दिया गया था, जिसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद उसे सरकारी दस्तावेज जो है वो मान लिया गया था। उस स्वर्णिम दृष्टि पत्र की इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक 3 सदस्यीय मंत्रिमंडलीय उपसमिति का गठन प्रारंभ में ही कर दिया गया था, जिसकी लगभग 14 बैठकें विभिन्न विभागों की समीक्षा हेतु कौन कौन से जो वायदे थे वो पूरे किए गए हैं, कौन सी चीज़ें नहीं हो पाई हैं, उसमें क्या करना चाहिए। उसके बाद जो है वो रिपोर्ट कैबिनेट को सौंपी गई है और उसमें डिपार्टमेंट वाइज जो है वो प्रेजेंटेशंस कैबिनेट को दी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड यानी कि RIL ने ईगल फोर्ड की शैल गैस संपत्तियों में अपनी हिस्सेदारी का विनिवेश करने का फैसला किया है। मतलब ये कि अब कंपनी अमेरिका में शैल गैस के कारोबार से निकल गई है। इस लेन देन के साथ रिलायंस की उत्तरी अमेरिका में अपनी सभी शैल गैस संपत्तियों का विनिवेश कर वहां गैस के कारोबार से अब बाहर हो गई है। हालांकि इस सौदे के मूल्य का खुलासा अभी नहीं हो पाया है, लेकिन बताया जा रहा है कि इस विनिवेश से कंपनी को काफी मुनाफा हुआ है। और फिलहाल के इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आप लोग अपना ख्याल रखिए।